बात करते हैं नीति शास्त्र के सार तत्वों की। जो उनका सार, पूरे नीति शास्त्र का जो पूरा सार है, इन 4 से 5 चीज़ों में पूरा आ जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपको समझता है नीति शास्त्र क्या है, तो उसके कुछ मेन आपके पॉइंट हैं, तत्व हैं, जिन पर पूरी की पूरी आपकी नीति शास्त्र टिकी हुई है। मैं बोल देता हूँ, जिनको नहीं दिख रहा है वो आप नोट कर लीजिएगा। पहली चीज़ है सत्यनिष्ठा, दूसरा है पारदर्शिता, तीसरा है कर्तव्यमूलक, चौथा है विश्वसनीयता, पांचवा है प्रतिबद्धता, और सबसे लास्ट में आपका निष्पक्षता। ठीक है, लास्ट के दो आपके प्रतिबद्धता और निष्पक्षता हैं। जिनको नहीं दिख रहा होगा लास्ट के दो, तो लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं इनकी एक एक चीज़ की, एक चीज़ की चर्चा होगी और एक एक चीज़ आप नोट करते चलें। पहली बात आती है कि सत्य निष्ठा क्या है। फिर कुछ समझ में नहीं आता है। लिख लिया आपने कि नहीं लिखा? तो लिखिए, फिर बैठे क्यों हैं? देखिए, लिखने के दौरान जब मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ तभी आपकी भी पेन चलनी चाहिए। मेरे लिखने के पश्चात आप नहीं लिखेंगे, मेरे लिखने के दौरान ही आप लिखेंगे। अच्छा, लिखिए, फिर फटाफट लिखिए। मेरे बोलने के दौरान अगर आपकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है तो स्पीड बढ़ाइए। फिर आपको मैं बोल के ज़्यादा घंटा वेट नहीं करूँगा लिखने तक का, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको लिखाने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको लिखने का मौका ना भी दूँ तो नहीं चलेगा, आपको मैं लिखाऊंगा ही। चलिए, तो बात करते हैं यहाँ पर सत्यनिष्ठा की। सत्यनिष्ठा क्या होती है? यहाँ पे एक दो वर्ड हैं आपके, सत्य और निष्ठा। सत्य क्या है? सही, राइट, अभी हमने पढ़ा। राइट क्या है? यानी कि नैतिकता के अनुरूप किया गया कोई कार्य जिससे किसी का भला हो। सत्य क्या है? आपने किसी चीज़ के बारे में आपने जो जैसी है उसको वैसे ही बता दें। सत्यवादी हरिश्चंद्र वो क्या थे? यानी उन्होंने कोई चीज़ अगर देखी है, जैसी देखी है, अगर किसी व्यक्ति ने पूछ लिया तो उनको वो उसका टू द पॉइंट वो उसको वैसे ही बता दें, किसी से कुछ छुपाते नहीं। निष्ठा क्या है? निष्ठा क्या होती है? लगन। जो निष्ठा होता है एक जगत में, उसी तरीके अनुरूप बोल सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी कार्य के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति निष्ठावान है, ईमानदार है। ठीक है, आप अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान हैं, ईमानदार हैं। जो कर्तव्य आप कहें उसका आप अनुरूप उसके पालन करते हैं। तो सत्यनिष्ठा का क्या मतलब है? सत्य के प्रति निष्ठावान हैं आप, यानी आप हमेशा जो होंगे सत्य ही बोलेंगे, जो नैतिकता के अनुरूप होगा। तो सत्यनिष्ठा से तात्पर्य, नैतिकता कहती है किसी व्यक्ति के द्वारा नैतिक रूप से सत्य को के प्रति लगातार निष्ठावान रहना। आप में से कितने सत्य के प्रति निष्ठावान होते हैं? जब भी आप कोई जॉब करेंगे, IAS IPS ऑफिसर, वहाँ पे आपको सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, विश्वसनीयता, प्रतिबद्धता, निष्पक्षता, ये आपके मूल सिद्धांत होंगे आपके जॉब के प्रति। आपको सत्यनिष्ठ IPS ऑफिसर होना होगा, पारदर्शिता रहनी होगी आपके कार्य में, प्रतिबद्ध रहना होगा अपने कर्तव्यों के प्रति, विश्वसनीय होने चाहिए आपके कार्य, और साथ ही साथ निष्पक्ष होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके घर का आदमी है तो आपने उसको छोड़ दिया किसी प्रकार के जुर्म में, या उसके आपने हेल्प कर दी किसी टेंडर में। वहाँ पर सबके प्रति जो होगा, अगर टेंडर 10 लोगों का है, उसमें से एक आपके परिवार का है, तो टेंडर सबसे अच्छा उस कार्य का किसका है उसी को देना है। ऐसा नहीं आपके व्यक्ति आपके जानने वाले ने किया है तो आपने उसको दे दिया, वो निष्ठता नहीं कहलाएगी, वहाँ पर वो निष्पक्षता नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा में लिखिएगा, सत्यनिष्ठा एक नैतिक मूल्य है। सत्यनिष्ठा एक नैतिक मूल्य है। यह वस्तुतः सत्य के प्रति आग्रह या
सत्य के प्रति आस्था है। ये सत्य के प्रति आग्रह या सत्य के प्रति आस्था है। सत्य का स्वरूप आत्मनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ, निरपेक्ष या सापेक्ष, आत्मनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ, निरपेक्ष या सापेक्ष, हो सकता है। यहाँ पर एक दार्शनिक हैं प्रोटागोरस, इन्होंने सत्यनिष्ठा के बारे में कुछ बोला है, उसको टू द पॉइंट आप ऐसे नोट करें। प्रोटागोरस के अनुसार, प्रोटागोरस, ठीक है, इसको लिख लीजिए। प्रोटागोरस के अनुसार मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है। अर्थात मनुष्य को जो शुभ प्रतीत होता है, प्रतीत होता है, शुभ प्रतीत होता है, वह उसके लिए शुभ और जो उसके लिए अशुभ प्रतीत होता है, वह अशुभ है। ठीक है। दूसरे हैं कांट। कांट एक दार्शनिक हैं, विचारक। कांट ने के बारे में लिखिएगा। कांट के अनुसार ना तो इस संसार में और ना ही इस संसार के बाहर, ना ही इस संसार में और ना ही इस संसार के बाहर कुछ शुभ है, केवल शुभ इच्छा को छोड़कर। वो कह रहे हैं कि शुभ तभी शुभ है जब आप जो सोच रहे हैं, आपकी जो इच्छा है वो शुभ हो। ठीक है, यानी जो आप सोच रहे हैं वो शुभ है तो बाकी चीज़ें आपके लिए शुभ हैं। कि जैसे क्या है कि अगर आपको पंखा चल रहा है, ठीक है, तो गर्मी नहीं लग रही, आपके लिए शुभ है। लेकिन आपकी इच्छा है मुझे पढ़ाई करनी है, पंखा चले या ना चले, मेरे लिए हर माहौल अच्छा है। तो आपकी इच्छा क्या है वो डिसाइड करेगा क्या शुभ है क्या नहीं शुभ है। तो संसार में, इस संसार में, ना इस संसार के बाहर शुभ या अशुभ है कुछ, आपकी जो इच्छा है वही शुभ है। कांट ये कह रहे हैं। ठीक है, यदि आप मानकर चल रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं, या आप मानकर चलें ये अच्छा है तो अच्छा है, चाहे वो दूसरों के लिए अच्छा हो या ना। डन। चले, तो शुभ का जो मतलब है यहाँ पर सत्य है, यानी सत्य है वो शुभ है, असत्य है वो अशुभ है। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिएगा, इस प्रकार सत्य या शुभ नैतिक चिंतन का एक केंद्रीय विषय है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर सेकंड, पहले बात कर लेते हैं प्रतिबद्धता की। प्रतिबद्धता क्या है? प्रतिबद्धता यानी कि देखें प्रतिबद्धता में क्या है,
प्रतिबद्धता, किसी का यानी किसी के प्रति आपकी एक बाध्यता, किसी कार्य के प्रति जो आपकी बाध्यता होगी करने के प्रति, वो आपकी प्रतिबद्धता होगी। और ये प्रतिबद्धता कैसे हुई है? आपके कर्तव्य, आपके नैतिक कर्तव्यों के प्रति। यानी कहने का तात्पर्य है जो भी आपके नैतिक कर्तव्यों के प्रति जो आपकी बाध्यता होगी उन कार्यों को करने की, वो आपकी क्या कहलाएगी? प्रतिबद्धता। आप IAS ऑफिसर बनेंगे, आपके कुछ दायित्व, जो आपके कुछ कर्तव्य होंगे, उन कर्तव्यों के प्रति जो आपकी प्रतिबद्धता होगी, के प्रति जो बाध्यता होगी, वो आपकी प्रतिबद्धता कहलाएगी। ठीक है? क्या आपको IPS ऑफिसर हैं तो आपको अपने ज़िले में जो होती है सुरक्षा व्यवस्था, शांति बनाए रखना, ये आपका कर्तव्य है। और इस कर्तव्य को पालन के प्रति आपकी जो बाध्यता होगी वो आपकी प्रतिबद्धता, मानी उसको लगातार आपको बनाए रखना। अगर आपका 3 साल की पोस्टिंग है तो 3 साल उस ज़िले में ये चीज़ लगातार बनी रहनी चाहिए। ठीक है? तो हेडिंग डालिएगा प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता में लिखिएगा कर्तव्य में एक प्रकार की बाध्यता होती है जो उसे नैतिक कार्यों से के करने के प्रति बाध्य करती है। नैतिक कार्यों को करने के प्रति बाध्य करती है। ठीक है? नेक्स्ट लाइन लिखिएगा कर्तव्य की इस बाध्यता का सतत बोध होता है। कर्तव्य की इस बाध्यता का सतत बोध होता है और इसके पालन ना करने पर एक प्रकार का पश्चाताप या क्षोभ लिख लेंगे, क्षोभ यानी कि दुख। ठीक है? होता है। कर्तव्य बोध अंतः प्रज्ञात्मक होता है। कर्तव्य बोध अंतः प्रज्ञात्मक होता है। प्रायः भिन्न भिन्न व्यक्तियों में कर्तव्य बोध का स्तर भिन्न भिन्न होता है। प्रायः कर्तव्य बोध का स्तर भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है। हाँ, भिन्न भिन्न व्यक्तियों में कर्तव्य बोध का स्तर भिन्न भिन्न होता है। जी, इसके अंतःप्रज्ञात्मक यानी कि आपकी आत्मा जो होती है ना, जिसको हम कहते हैं अंतरात्मा। ठीक है? तो आपकी अंतरात्मा के अनुरूप जो आपके निकल कर आता है, जो आप सोचते हैं, जो विचार करते हैं, उसके अनुरूप। तो कर्तव्य आपकी अंतरात्मा से जुड़ा हुआ है कि आपको ये काम करना है, और अगर आप वो काम नहीं करते हैं तो आपको आत्मग्लानि होती है, क्षोभ होता है, दुख होता है, पश्चाताप होता है। ठीक है? नेक्स्ट लिखिएगा ब्रैडले के अनुसार। ब्रैडले के अनुसार मेरा स्थान एवं उसके कर्तव्य नामक सिद्धांत के अनुसार इन्होंने मेरा स्थान एवं उसके कर्तव्य एक सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रतिबद्धता को समयबद्ध कार्यक्रम, एवं लक्ष्य के रूप में परिभाषित किया गया है। समयबद्ध कार्यक्रम एवं लक्ष्य के रूप में परिभाषित
किया गया है। प्रतिबद्धता को प्रायः व्यक्ति सापेक्ष समझा जाता है। प्रतिबद्धता को प्रायः व्यक्ति सापेक्ष समझा जाता है। ठीक है, व्यक्ति सापेक्ष यानी कि हर व्यक्ति की प्रतिबद्धता अपनी अलग अलग हो सकती है, इसलिए इसे व्यक्ति सापेक्ष समझा जाता है। किसी ने क्या बोला? क्या? अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं विश्वसनीयता की। विश्वास क्या होती है? ट्रस्ट क्या है? आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं, क्यों करते हैं? क्या उसके कोई मानक होते हैं? बता सकते हैं आप? विश्वास क्या है? विश्वसनीयता क्या है? विश्वास क्या है? ट्रस्ट। हाँ निशा जी, क्लास अगर चल रही है तो अपनी क्लास अलग से मत लगाइए, ठीक है? मैंने कल भी बोला था और आज मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मुझे तिबारा बोलने की ज़रूरत क्लास में ना पड़े। हाँ जी बताएं। जैसे किसी व्यक्ति को हम कोई काम देते हैं और उस काम को उसी समय पे वो कर लेता है, तो वो हमारे मतलब वो विश्वास नहीं होता कि वो हमारे नज़र में विश्वास नहीं होता। यानी किसी व्यक्ति को आपने कोई कार्य दिया, उसने उन कार्यों को पूरा कर दिया, समय बाद तो उसने आप पर क्या हुआ? आपका उसका ट्रस्ट हो जाता है कि ये अगर मैं इसको कोई काम दूंगा तो ये समयबद्ध रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस कार्य को पूरा कर देगा। इन फ्यूचर में इसको और भी कोई बड़ा काम दे सकता। हाँ आप बताएं। किसी से आशा जी, किसी से उम्मीदें जुड़ जाना कि ये व्यक्ति, अब जैसे इन्होंने कहा कि मैं उससे कोई काम दूंगा तो वो नेक्स्ट टाइम कर लेगा, यानी इनकी आशाएं वहाँ पर जुड़ गई कि इसने एक बार काम कर दिया है, नेक्स्ट टाइम दूंगा तो ये शायद नेक्स्ट टाइम भी मेरा काम कर देगा। अगर नहीं कर पाता तो आपका विश्वास क्या होगा? आपका विश्वास वहाँ पर टूट जाता है। और विश्वासघात क्या होता है? यानी आपको उस पर ट्रस्ट करके कोई काम दिया और नेक्स्ट उसने क्या किया? जैसे कि एक एग्जाम्पल के समझते हैं, आपने किसी व्यक्ति को अपने घर के सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है, ठीक है? एक दो बार आप बाहर गए, उसने क्या किया? भली भांत आपके घर की सुरक्षा की, सब चीज़ें आपको लौट के आने के बाद सभी चीज़ें बहुत व्यवस्थित तरीके से मिली, आपका ट्रस्ट बढ़ जाता है। आप सारी चीज़ें धीरे धीरे उसको घर की सारी सिक्योरिटी बता देते हैं, वो घर में अंदर आने जाने लगता है, सबसे हिल मिल जाता है, हर चीज़ आपके बारे में जान जाता है, कब कौन कहाँ से आता है, कितने टाइम आता है, जाता है, खाता है, पीता है, क्या कर सोता है, उसको सारी दिनचर्या अब आपकी पता है। नेक्स्ट टाइम आप कहीं बाहर चले जाते हैं, घर में आपके मम्मी पापा ही शेष बच जाते हैं, बाकी आप लोग फैमिली बाहर चले गए, वो व्यक्ति दो चार अन्य लोगों को बुलाकर आपके घर में चोरी कर लेता है, तो ये क्या हुआ? आपका विश्वासघात, आपका भरोसा उसने तोड़ दिया, ठीक है? तो विश्वसनीयता का मतलब है किसी व्यक्ति द्वारा अपने कार्यों को नैतिक तरीके से पूरा करना, जिसके कारण आपको विश्वसनीयता का स्तर बढ़ता है। लेकिन इसके कोई मापदंड नहीं, ध्यान रखिएगा कि हम किसी पर कब ट्रस्ट करेंगे, कब नहीं करेंगे। कई बार होता है कि हम व्यक्ति को कई सारे काम देते हैं, वो कर भी देता है, लेकिन कभी हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते
कि आगे चल के या धोखा ही देगा, हो सकता है आगे चल के धोखा दे दे, होकर इस बार नहीं तो अगली बार कर देगा, इस बार नहीं तो अगली बार कर देगा, हमारा ट्रस्ट नहीं बनता है। जैसे कि मान लीजिए पहली बार जैसे इनका क्या, इनके घर में अब चोरी हो गई, अब नेक्स्ट टाइम किसी सिक्योरिटी को रखेंगे भी उस पर ये कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे, उसको कभी कोई चीज़ बताएंगे नहीं, चाहे उसने वो हर बार आपका काम अच्छा किया हो। लेकिन इसने क्या किया, एक बार विश्वासघात हो चुका है तो इनका ट्रस्ट क्या हुआ, टूट गया। कोई मापदंड नहीं है, जो पहला मापदंड इन्होंने बनाया था अगली बार उस मापदंड को ये फॉलो नहीं करें। तो विश्वसनीयता का मान ध्यान रखिएगा, कोई मापदंड नहीं होता है, ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, वो किसी पर किस बात के लेकर ट्रस्ट करता है और किस बात पर लेकर ट्रस्ट नहीं करता है। वो व्यक्ति जो होता है एक ही चीज़ को लेकर एक व्यक्ति पर ट्रस्ट करता है, उसी चीज़ को लेकर दूसरे व्यक्ति पर वो ट्रस्ट नहीं करता। ठीक है, हेडिंग डालिएगा विश्वसनीयता। इसमें लिखिएगा विश्वसनीयता एक नैतिक मूल्य है। वास्तव में विश्वसनीयता के संदर्भ में प्रायः ज्ञान एवं अज्ञान का प्रश्न बना रहता है। विश्वसनीयता ज्ञान एवं पारदर्शिता पर निर्भर करता है। विश्वसनीयता ज्ञान एवं पारदर्शिता पर निर्भर करता है। लेकिन अनेक ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत रहे हैं जो लंबे समय तक विश्वसनीय बने रहे, लेकिन नवीन शोधों ने उन्हें अविश्वसनीय बना दिया। ठीक है, जैसे शोध की एक चर्चा करें जो आप सब जानते हैं। पहले होता था कि सूर्य हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है और हम इस पर क्या करते थे, ट्रस्ट करते थे। लेकिन नवीन शोधों ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, न कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो किसी चीज़ पर हम ट्रस्ट करते थे, लेकिन नवीन शोधों ने उस ट्रस्ट को तोड़ दिया और कुछ नए ट्रस्ट आपके बना दिए। ठीक है, तो ये समय अनुरूप जो होता है, आपकी ज्ञान और पारदर्शिता जितनी ज़्यादा आती जाती है, आपकी विश्वसनीयता किसी व्यक्ति विशेष पर, आपकी वस्तु पर बढ़ती चली जाए। ठीक है, चलिए, तो आपका हो गया सत्यनिष्ठ हो गया, विश्वसनीयता होगा, प्रतिबद्धता हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी पारदर्शिता की। पारदर्शिता लगभग आप सभी जानते हैं। पारदर्शिता से क्या तात्पर्य है, क्या होता है पारदर्शिता का मतलब? जो भी कार्य करते हैं उसके प्रति हम जवाबदेह हैं, यही है पारदर्शिता। और कोई जवाबदेही बनती है। मान लीजिए आप एक संस्था में काम करते हैं, ठीक है, एक प्राइवेट संस्था में काम करते हैं। उस संस्था में आपको एक काम दिया गया, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, जो आपकी सिक्योरिटी सिस्टम, उस कंपनी की सुरक्षा के लिए वो सॉफ्टवेयर आपको डेवलप करना है। अब यहाँ पर पारदर्शिता क्या होनी चाहिए, आप बताएं। उसमें जितने इंस्ट्रूमेंट हमें दिया गया है, जो कि हमें प्रयोग करने के लिए दिया गया, वो सही तरीके से हम प्रयोग करें, और ताकि मैं थर्ड पर्सन को मैं पूरा बता सकूँ कि हाँ मैंने ये चीज़ यूज़ किया है। पारदर्शिता और गोपनीयता दो चीज़ें आएंगी कंपनी में, दोनों चीज़ें रहेंगी। एक तरफ पारदर्शिता भी रहेगी, दूसरी तरफ गोपनीयता भी रहेगी। पारदर्शिता क्या होगी, कंपनी के लोगों के प्रति आप जवाब दे रहेंगे, उनको क्या काम आप कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसमें कितनी प्रगति हुई, उनकी सारी रिपोर्ट आप उन तक पहुँचाएंगे, वो पारदर्शिता है।
गोपनीयता क्या होगी? वो काम आपकी कंपनी के लोगों को ही पता होना चाहिए। ऐसा नहीं आप दूसरे के साथ उसी चीज़ को आप शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो पारदर्शिता और गोपनीयता एक ही काम के दो पहलू होते हैं। पारदर्शिता किसके प्रति रखनी है और गोपनीयता किसके खिलाफ, किसके विरुद्ध रखनी है, किससे छुपाना है और किसके प्रति आपको जवाबदेह रहना है। हाँ सर, इसे पारदर्शिता है, जैसे एक कंपनी में जी। कम से कम 10 लोग काम कर रहे हैं जी और वहाँ पर जो भी बोलना है सबके सामने मतलब बोलना है, और ऐसा नहीं कि कोई जाके बोझ से अलग बात कर रहा है, मतलब अलग बातें कर रहा है, अलग अलग तरह की बातें कर रहा है, तो इसे क्या पारदर्शिता नहीं कहेंगे? देखिए, सबके सामने अगर आपने किसी एक ही प्रोजेक्ट पर आप सभी लोग जुड़े हुए हैं तो पारदर्शिता ये कहती है कि सभी को उस कार्यों के प्रति पता होना चाहिए कि काम क्या हो रहा है, कितनी प्रगति पर हो रहा है, किसका क्या काम होगा, निर्धारण आपका समयबद्ध तरीके से हो रहा है उसके द्वारा, या काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ये पारदर्शिता है। आप 10 लोग जुड़े हुए हैं उसी काम के लिए, लेकिन वहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता किसका क्या काम है, कौन क्या कर रहा है, कितनी काम प्रगति पर। ठीक है, तो अगर कोई जिस भी प्रोजेक्ट से जो लोग भी जुड़े हैं उन सबको उस प्रोजेक्ट के बारे में हर एक नॉलेज होनी चाहिए, उनके कामों का बंटवारा होना चाहिए और उनका समय पूर्वक निर्धारण, काम पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके प्रति उनकी जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व तो होना चाहिए। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिएगा पारदर्शिता। इसमें लिखिएगा पारदर्शिता से अभिप्राय, पारदर्शिता से अभिप्राय निजी एवं सार्वजनिक, निजी एवं सार्वजनिक क्रियाकलापों में तथ्यों को, निजी एवं सार्वजनिक क्रियाकलापों में तथ्यों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना, क्रियाकलापों में तथ्यों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना, किसी भी कार्य की जानकारी को, किसी भी कार्य की जानकारी को छुपाना अपारदर्शिता कहलाएगा। किसी भी कार्य की जानकारी को छुपाना अपारदर्शिता कहलाएगा। इसी तरह सामाजिक कार्यक्षेत्र के साथ साथ, इसी तरह सामाजिक कार्यक्षेत्र के साथ साथ व्यक्तित्व में भी पारदर्शिता, व्यक्तित्व में भी पारदर्शिता का होना आवश्यक है। प्रायः व्यक्तित्व अपारदर्शी होता है और इसका कारण विचारों के आदान प्रदान, प्रायः व्यक्ति अपारदर्शी होता है, प्रायः व्यक्तित्व भी अपारदर्शी होता है, व्यक्ति नहीं अब व्यक्तित्व अपारदर्शी होते हैं और इसका कारण विचारों के आदान प्रदान एवं मुक्त संप्रेषण का अभाव होता है, और इसका कारण विचारों के आदान प्रदान एवं मुक्त संप्रेषण का अभाव होता है। जी हाँ, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, यानी कि मैं आपके व्यक्तित्व से, यानी आपके बारे में आपके तब तक नहीं जान सकता जब तक मैं आपसे बातचीत नहीं करूँ। ठीक है, आपसे बातचीत करूँगा, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे, मैं अपने बारे में कुछ बताऊँगा, फिर बातें होंगी खुल के, तो हम अपने रूटीन, दिनचर्या, खान पान, हर चीज़ों को बताएंगे। उसके आधार पर मैं आपको समझ सकता हूँ कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। लेकिन अगर आपके मेरे बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा तो मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं, और आपका व्यक्तित्व कैसा होगा इसके बारे में मेरा कोई अनुमान नहीं लगा सकता। तो वो क्या होगा, अपारदर्शी बना रहेगा जब तक मैं आपसे बातचीत करना नहीं शुरू करूँ, आपके हमारे विचार एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा निष्पक्षता। निष्पक्षता का मतलब समझते हैं, अपने कार्यों के प्रति सभी को समान रूप से देखना। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा निष्पक्षता। इसमें लिखिएगा निष्पक्षता विद्यमान तथ्यों के अनुरूप, निष्पक्षता
विद्यमान तथ्यों के अनुरूप बिना किसी भेदभाव के कार्य की मांग करती है। बिना किसी भेदभाव के कार्य की मांग करती है। यद्यपि निष्पक्षता में संवेदना एवं सकारात्मक भेद की अवधारणा निहित रहती है, अर्थात निष्पक्षता लक्ष्योन्मुखी होती है। संवेदना एवं सकारात्मक भेद की अवधारणा निहित रहती है, अर्थात निष्पक्षता लक्ष्योन्मुखी होती है। लक्ष्योन्मुखी समझ में आया? निष्पक्षता लक्ष्योन्मुखी कैसे हो सकती है? हाँ, यानी कि कोई भी काम करना है तो वहाँ पर उस कार्य का एक लक्ष्य होगा। यानी कि मान लीजिए आपने पुल बनाना है, ठीक है, पुल के लिए आपको टेंडर निकालना है। आपने टेंडर किस लिए निकालना है? पुल बनाने के लिए। लक्ष्य क्या है आपका? पुल बनाना। लेकिन वो टेंडर देना किसको है, इसके प्रति आपको निष्पक्ष रहना, ठीक है, कि टेंडर जो होता है सबसे अच्छी क्वालिटी का सामान कौन यूज़ करेगा, और अच्छी क्वालिटी का सामान यूज़ करने के बावजूद पैसे सबसे कम कौन लगाएगा, सबसे कम पैसे किसको देने हैं और सबसे अच्छी क्वालिटी कौन देगा हमें। तो वो क्या होगा, निष्पक्ष तरीके से हमने वहाँ पर उनके टेंडर का मूल्यांकन किया जो भरा गया था, और उसके आधार पर हमने बेस्ट पर्सन को उसको टेंडर दे दिया, ताकि उस पुल का निर्माण हो सके और ज़िले में जो भी होगा आवाजाही की जो सुविधा है वो आपकी बेहतर हो सकेगी, परिवहन व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका यहाँ पर नीति सार के सार तत्व हो गए। यहाँ पर एक बचता है कर्तव्य मूलक। कर्तव्य आप समझते हैं, इसकी चर्चा हर एक पॉइंट के साथ हो ही चुकी है। कर्तव्य क्या है? अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक पूरा करना, जो आपकी अंतरात्मा से, यानी अपनी अंतरात्मा की आवाज़, यानी नैतिक रूप से किसी कार्यों को पूरा करना आपके कर्तव्य कहलाएगा। ठीक है, तो कर्तव्य मूलक लिख लीजिए जाए इसको भी, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट हेडिंग पे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिएगा कर्तव्य मूलक। इसके अनुसार कर्तव्य मूलक एक नैतिक प्रत्यय है जिसमें व्यक्ति विशेष द्वारा अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक पालन किया जाना है। अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक पालन किया जाना है। व्यक्ति विशेष की कर्तव्य परायणता, व्यक्ति विशेष की कर्तव्य परायणता उसके कार्यों के प्रति, व्यक्ति विशेष की कर्तव्य परायणता उसके कार्यों के प्रति अलग अलग हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो यह हो गया आपका यहाँ पर सभी जो नीति शास्त्र के जो सार तत्व थे आपके 6, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए।